तो इस पार्ट में हम पहले पार्ट के आगे से शुरू करेंगे, इसलिए अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए। तो अब सभी डिसाइपल्स वहां से चले जाते हैं और अब इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग हांग उस बदतमीज लड़के को रोकता है और कहता है कि क्यों ना हम उस फाइट को पूरा कर ले जो उस वक्त अधूरी रह गई थी। तो अब लड़ाई का रिजल्ट हमें तो पता ही था। तो इसके बाद अपने दोस्त को पिटते देख एक लड़का जो कि उस बदतमीज लड़के का दोस्त था, वो अपनी तलवार फैंग हांग की तरफ फेंकता है। वैसे तो तलवार मामूली नहीं थी, वो एक ब्लड रिफाइनिंग वेपन थी जो कि उसकी ही बात मानती है क्योंकि उसने अपने ब्लड से कनेक्ट किया है। वैसे किसी भी ब्लड रिफाइनिंग वेपन या फिर ब्लड रिफाइनिंग ट्रेजर को अनरिफाइन करना बहुत मुश्किल है। साथ ही कईयों को तो ये भी नहीं पता कि उसे अनरिफाइन कैसे करते हैं। तो अब वो तलवार सीधे फैंग हांग के चेस्ट और पेट के बीच में लगती है जहां वो ड्रैगन पेंटिंग रखी हुई थी। तो डार्क फ्यूम की तरह इस बार भी वो ड्रैगन पेंटिंग तलवार को एब्जॉर्ब कर लेती है और फैंग हांग देखता है कि उसे तो चोट लगी ही नहीं, पर वो समझ गया था कि ये ड्रैगन पेंटिंग नहीं किया है। अब वो लड़का जिसकी ये तलवार थी वो बहुत चिंता में आ चुका था। साथ ही वो बार बार फैंग हांग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी तलवार मुझे वापस दे दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। दरअसल वो स्वॉर्ड उसके लिए बहुत जरूरी थी। तो अब फैंग हांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि वो सच भी नहीं बता सकता, पर वो लड़का बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था। साथ ही उस लड़के के साथ एक लड़की भी थी जो कि उस लड़के की सीनियर थी। उसे वो लड़का सीनियर मो कह के पुकार रहा था। तो अब वो भी फैंग हांग से यही कहती है कि इसे माफ कर दो और वो तलवार इसे वापस दे दो, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अब फैंग हांग के लिए ये पॉसिबल नहीं था। तो वो थोड़ा सोचकर जवाब देता है कि मैं भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपनी सीनियर जिंग सुई से पूछना होगा, उसके बाद मैं आपको आपकी तलवार वापस कर दूंगा। अब बात मानकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग हांग क्रेन के साथ कहीं जा रहा था। तो वो सीआईओ को बताता है कि वो अभी क्रेन पर बैठने में और बैलेंस बनाने में नया है, इसलिए वो थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो दोनों यानी कि फैंग हांग और वो क्रेन उस जगह से थोड़ी दूर आ जाते हैं तो फैंग हांग क्रेन को उस लड़के के बारे में बताता है कि कैसे उसने अपने लेवल अपग्रेड किया और उस लड़के को हराया। तो अब बातों ही बातों में क्रेन उसे एक टेक्निक के बारे में बताती है। वो टेक्निक का नाम मेटासाइकी का था। वो बताती है कि ये कमाल की टेक्निक है, इसे हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हमारी मैडम जिंग सुई ने हमें बताई है। इस टेक्निक के जरिए कल्टीवेटर अवतार रिल्म में पहुंच सकता है। तो ये जानकर फैंग हांग को भी एक्साइटमेंट होने लगती है और वो उसे ये सिखाने को कहता है। अब क्रेन उसकी अच्छी दोस्त बन चुकी थी, इसलिए वो हाँ कर देती है, लेकिन बस यही रिक्वेस्ट करती है कि ये बात किसी को बताना नहीं। तो जब फैंग हांग इस टेक्निक को परफेक्टली ट्राई कर लेता है तो वो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है। साथ ही सामने उसे एक लाइट दिख रही थी जो कि कुछ और नहीं बल्कि अवतार रिल्म का गेट था। अब हमारा हीरो फैंग हांग उसकी तरफ कदम बढ़ाता है, लेकिन वो एक दो कदम से ज्यादा नहीं जा पा रहा था। दरअसल ये उसकी ताकत थी क्योंकि वो कदम तभी आगे बढ़ा सकता था जब वो उसके काबिल हो। अब फिर वो नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है और एक गुफा जैसी जगह पर क्रेन को रुकने को कहता है। अब वहाँ रुककर वो क्रेन से कह देता है कि तुम यहाँ नजर रखो कि कोई आ तो नहीं रहा, और इसके बाद वो उस ड्रैगन पेंटिंग को देखना चालू करता है। साथ ही उसके मन में ये आता है कि क्यों ना उस पर अपनी एक ब्लड की बूंद डाली जाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद इससे वो पेंटिंग उसके ब्लड के साथ रिफाइंड होकर कनेक्ट हो सके। अब ना जाने कैसे उसका तुक्का बिल्कुल निशाने पर लगता है और सच में वो ड्रैगन पेंटिंग उसके ब्लड के साथ कनेक्ट हो जाती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जिन सिताई को देखते हैं जो कि अभी उस तलवार वाले लड़के को भगाने में बिजी था क्योंकि वो उसे बार बार हेल्प मांगकर परेशान कर रहा था। अब उस लड़के के जाने के बाद वहाँ पर इविल सेक्ट का एक आदमी आता है जिसका होलोग्राम हमने डोजो में देखा था। अब जिन सिताई उसे कहती है कि अभी सब माउंटेन बैडरिड से लड़ने जाएंगे। साथ ही मुझे खबर मिली है कि जिंग सुई भी उसके पीछे जाने वाली है, ये देखने की वहाँ कोई बड़ा खतरा तो नहीं। अब जिन सिताई उससे कहती है कि यही सही मौका है मेरे लिए और ये तो तुम जानते हो कि तुम उसे हरा दोगे। अब इस बात पर वो आदमी मान जाता है और फिर हम वापस से फैंग हांग के पास आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि फैंग हांग अचानक उस ड्रैगन पेंटिंग के अंदर आ चुका था। अब उसे पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन फिर वो वहाँ उसी तलवार को देखता है जो उस लड़के के पास थी। लेकिन फिर जब फैंग हांग उसे यूज करने की कोशिश करता है तो वो उसे इजीली कंट्रोल कर पा रहा था। यहाँ हमें बड़ी चीज पता चलती है कि वो ड्रैगन पेंटिंग किसी भी रिफाइंड वेपन को अनरिफाइंड कर सकती है। अब फैंग हांग जैसे ही बाहर आता है तो उसे याद आता है कि कल उसे सबके साथ जाना है, इसलिए क्यों ना वो एक बार जिंग सुई से मिल ले।
तो अब वो सीधा ही जिंग सुई के पास जाता है। लेकिन जब वो जिंग सुई के सामने पहुंचता है तो तभी उसे वहां अचानक से चक्कर आ जाता है, साथ ही वो वहां बेहोश हो जाता है। अब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो ना जाने किस जगह पर है, साथ ही उसका सिर घूम रहा था और उसे उसी के पास्ट के सीन दिख रहे थे। अब आंख खोलने पर वह देखता है कि 2 सांप उसकी तरफ अटैक कर रहे हैं, लेकिन वह समझ जाता है कि शायद कोई उसकी परीक्षा लेना चाहता है। लेकिन तभी वो टेक्निक जो उसे क्रेन ने सिखाई थी वो उस टेक्निक का यूज करता है। अब उसकी वजह से सब कुछ उसे स्लो मोशन में दिखने लगता है, साथ ही उसका कंसंट्रेशन भी बहुत बढ़ जाता है। अब इसी से वो उस स्नेक को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। साथ ही जिंग सुई भी समझ चुकी थी कि फेंग हांग मेटासाइकिक टेक्निक का यूज कर रहा है। अब फेंग हांग होश में आकर देखता है कि जिंग सुई ही थी जो उसकी परीक्षा ले रही थी, क्योंकि अब वो लुटेरों से लड़ने जा रहा था तो इसलिए उसे ज्यादा पावरफुल बनना होगा। अब जिंग सुई उसे कुछ भी बोले उससे पहले ही वो खुद बताने लगता है कि ये टेक्निक उसने कहां से सीखी। लेकिन जिंग सुई उसे कहती है कि हर किसी के कुछ ना कुछ सीक्रेट होते हैं, इसलिए तुम्हें हर कोई बात मुझे या किसी और को बताने की कोई जरूरत नहीं। अब फेंग हांग उन्हें ये तो बता ही देता है कि वो अब 8वें लेवल पर पहुंच चुका है। अब जिंग सुई जब वहां से जाने लगती है वो फेंग हांग से ये कहकर जाती है कि तुम अपना ख्याल रखना। और अब कहीं ना कहीं फेंग हांग को ये बात बहुत अच्छी लगती है, पर अब उसकी हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो जोर से तो नहीं लेकिन धीरे से ही कह देता है कि आप भी अपना ख्याल रखना। अब अगले सीन में वो क्रेन्स पर बैठकर निकल चुके थे और उन्हें चलते चलते रात हो जाती है। अब वो एक जगह रुक जाते हैं जहाँ पर वो अपना टेंट लगाते हैं, साथ ही वो अपना खाना पकाना चालू करते हैं और उन्होंने क्रेन्स को भी वहीं पर छोड़ दिया था। अब खाना पकाते वक्त फेंग हांग टाइम वेस्ट ना करते हुए मेटासाइकिक ट्रेनिंग का यूज करता है और अपने माइंड में प्रैक्टिस करना चालू करता है। उसके पास सीआईओ भी कल्टीवेशन कर रही थी, लेकिन जिंग मस्त आराम से सो रहा था। अब वहाँ मास्टर सेन अपने डिसाइपल्स के साथ उनके पास आते हैं और उन्हें देखकर फेंग हांग और सीआईओ खड़े हो जाते हैं। साथ ही सीआईओ जिंग को भी उठाने की कोशिश करती है, पर जिंग जागते हुए भी उसकी बात पर ध्यान ना देने की एक्टिंग करता है। अब मास्टर सेन उनके पास आकर फेंग हांग से कहते हैं कि तुम मेरे डिसाइपल को माफ करके उसकी तलवार वापस कर दो। लेकिन अब फेंग हांग नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अभी सिर्फ उसने तलवार को यूज ही किया है, अभी वो उसे समन करने का तरीका नहीं जानता था। अब इस कारण वहाँ माहौल थोड़ा गर्म होने लगता है, साथ ही शायद वहाँ लड़ाई भी चालू हो जाती। लेकिन तभी वहाँ बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। यह आवाज बहुत से घोड़ों की थी जो कि वहाँ उसी तरफ आ रहे थे। ये घोड़े उन्हीं लुटेरों के थे जिनके लिए ये सब यहाँ आए थे। तो अब वो सभी डिसाइपल्स इकट्ठा होते हैं, साथ ही अब वो अपनी क्रेन को एक सेफ जगह पर भेज देते हैं। लेकिन जाने से पहले सिर्फ हमारी मतलब हीरो की क्रेन उससे कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी और जब तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाए तब अपने बीस्ट टोकन से मुझे बुला लेना, मैं सिग्नल का वेट करूंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सामने से सभी लुटेरे अपनी पूरी स्पीड से आ रहे हैं। साथ ही सही दूरी पर आने के बाद वो सभी एक साथ तीर छोड़ना चालू कर देते हैं। अब वो सभी तीर फेंग हांग और बाकी सब की तरफ आ रहे थे। अब ये देखकर मास्टर सेन हवा में आकर उनके लिए एक बैरियर बना देते हैं। उस बैरियर के कारण उन्हें कोई भी तीर नहीं लग रहा था, लेकिन बाकी सबके लिए ये बैरियर कोई काम का नहीं था, इसलिए अब वो अपनी तलवार से ही उन्हें रोकने लगते हैं। वैसे सब अलग अलग ही अपनी तरफ आती तीरों को रोक रहे थे, जबकि सीआईओ और फेंग हांग दोनों मिलकर तीरों को रोक रहे थे। दूसरी तरफ ज्यादा तीरों के चलते जिन सिताई को भी एक तीर लग जाता है। अब तीरों के खत्म होते ही वो लुटेरे उन सभी के पास आ चुके थे, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मास्टर सेन के पास भी एक तलवार थी जो कि उनके ब्लड से रिफाइंड थी। अब उस तलवार को वो जिस तरह चलाना चाहते उस तरह कंट्रोल कर सकते थे। इस तरह वो बहुत आसानी से उन लुटेरों को मारने जा रहे थे। साथ ही बाकी डिसाइपल्स भी अपनी पूरी ताकत लगाकर एक एक लुटेरे को मार रहे थे, पर उन लुटेरों की संख्या हजारों में थी, इसलिए वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो फिर वो लड़की जिसका नाम मो था वो उन्हीं 2 अर्थ बीस्ट को समन कर लेती है जिनसे सभी ने एग्जाम देते वक्त फाइट की थी। अब वो बीस्ट भी सभी लुटेरों को बहुत इजीली मारते जा रहे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का जिसे तीर लगा था वो सही से चल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि पहले ही उसे तीर लग गया था और अब एक के बाद एक लुटेरे उस पर हमला करते जा रहे थे। अब आंख में धूल झोंक कर वो लड़का उस लड़ाई से ही बहुत दूर भाग जाता है। साथ उस लुटेरे को मोह खत्म कर देती है, पर अब वो देखती है कि उसके बीस्ट अब थोड़े प्रॉब्लम में आ रहे हैं। साथ ही उन्हें घेर के खत्म करने में भी कामयाब हो चुके थे। इसके बाद सीन फिर से हमारे हीरो पर आता है। वो अभी थोड़ा लड़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इस कारण एक लुटेरा घोड़े पर आकर उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन फिर हर बार की तरह इस बार भी सीआईओ ही आकर उसे बचाती है।
लेकिन अब और भी लुटेरे वहां आते जा रहे थे और ये देख मास्टर सेन लग जाते हैं पूरी स्पीड के साथ सभी को मारने में। अब बहुत देर हम उन्हीं के अटैक्स को देखते हैं। वैसे इसके बाद वो अपने की नहीं बल्कि दूसरों के तरफ आते हुए लुटेरों को मारते हुए दिखते हैं। अब जब वो फेंग हांग के पास 2 लुटेरों पर अपनी तलवार चलाते हैं तो ना जाने क्यों फेंग हांग को ऐसा क्यों लगता है कि ये शायद मास्टर सेन ने उसके ही तरफ अटैक करने भेजी थी। लेकिन फिर वो खुद को मन ही मन समझाता है कि ये नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरी हेल्प कर रहे होंगे। और असलियत में तो वो सही ही सोच रहा था। मास्टर सेन अपनी तलवार को वापस निकालते हैं और सीधे ही फेंग हांग के ऊपर चला देते हैं। अब फेंग हांग भी अपनी मामूली तलवार आगे लाता है पर वो टूट जाती है। अब तभी वहाँ कुछ लुटेरे आ जाते हैं जिनसे लड़ना फेंग हांग के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसके पास अब कोई वेपन नहीं था। पर इसके बाद मास्टर सेन उस पर फिर एक बार अटैक करते हैं। अब वो अटैक को रोक रहा था और शायद इस बार भी वो तलवार टूट जाती, लेकिन तभी दूर कहीं से एक पिंक ओर के साथ एक तलवार आती है और वो सीधे ही मास्टर सेन की तरफ अटैक कर देती है। मास्टर सेन भी उससे बचने की और उससे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वो सीनियर मो उस तलवार को देखकर समझ गई थी कि ये तो पिंक प्रिंस की तलवार है। अब कुछ ही देर में वहाँ पिंक प्रिंस की एंट्री होती है। अब इसके आगे की स्टोरी हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा।